हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फांसीवाद, जिसके बारे में हम इससे पहले के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि फांसीवाद क्या है, उसका जो सामान्य परिचय है उस पर चर्चा हमने की थी। इस फांसीवाद का जो टॉपिक है उसके पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि फांसीवाद का उदय और विकास किस तरह से हुआ। ये हम सब जानते हैं और पहले वीडियो में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि फांसीवाद का जन्म पहले विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा इसको लाया गया था। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि फांसीवाद का जो क्रम है विकास का, वो किस तरह से इटली में उदित हुआ, दूसरे अन्य देशों में कैसे पहुंचा और किन किन रूपों में दूसरे देशों में इसको अपनाया गया और कैसे इसका जो प्रभाव है वो बाद में कम होता गया। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए चलते देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी हम देख पाते हैं कि फांसीवादी तत्व विद्यमान थे, क्योंकि जो फांसीवादी सिद्धांत है, जो विशेषताएं हैं, सर्वाधिकारवाद, तानाशाही, साम्राज्यवाद, इस तरह की चीज़ें हमें कमोबेश कुछ हमें इससे पहले भी देखने को मिलती है, लेकिन फांसीवाद के रूप में, एक अवधारणा के रूप में, एक विचारधारा के रूप में ये मुसोलिनी के माध्यम से ही आती है। 16वीं सदी में मैकियावेली ने इटली को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने का एक स्वप्न देखा था और 1861 में राजा विक्टर इमैनुअल द्वारा भी ऐसा संगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का कोई काम नहीं कर सका, क्योंकि जो राजा था वो इस तरह का कार्य नहीं कर सका। इसका उद्भव जो है 1914 के पूर्व समाजवादी आंदोलन में ही हो चुका था, एक तरह से, जो कि फ्रांसीसी विचारक जॉर्जेस सोरेल के दर्शन से प्रभावित था। सिंडिकेलिस्ट पार्टी उस समय पूंजीवाद और संसदीय राज्य का विरोध कर रही थी। 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी के एक सदस्य, यही जो सिंडिकेलिज्म की जो पार्टी थी, सिंडिकेलिस्ट पार्टी थी, उसी का एक मेंबर था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। उसने अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ एक नई क्रांति की भूमिका बना डाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली को एक सम्मानित स्थान, गृह नीति में मजदूरों और सेना का सम्मान और सभी लोकतांत्रिक और संसदीय दलों और पद्धतियों का दमन आदि उसके घोषणा पत्र की प्रमुख बातें थी। और इसी को लेकर के वो एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था, एक नए प्रकार की समाज व्यवस्था और एक नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था लाने का स्वप्न देख रहा था, जो कि फांसीवाद कहलाया। अब हम देखते हैं कि क्यों इस तरह की प्रवृत्तियां वहाँ पर पैदा हुई और कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें मुसोलिनी कामयाब हो सका। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो लड़ा था। हम जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जो दो पार्टियां थी वो थी मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस लड़ाई में वो शामिल हुआ था। युद्ध की समाप्ति के बाद उसके जो विजयी मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने न तो युद्ध की लूट का कोई हिस्सा दिया और न ही जो वो चाहता था वो उपनिवेश दिए। वो अफ्रीका के कुछ पार्ट्स अपने में मिलाना चाहता था और ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेश थे वो भी वो चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसको लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने, जो उसकी पार्टी के थे, जो कि उसकी तरफ से लड़े थे, उन्होंने उसके साथ, इटली के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण इटली की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से लड़खड़ाने लग गई थी। हालांकि पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और इस तरह से जो पहले विश्व युद्ध के बाद
आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इटली की गरिमा, जो उसका महत्व था, वो भी खराब हो गया था, उसका नाम खराब हो गया था। उसको लगा कि मित्र राष्ट्रों ने उसको धोखा दिया है। तो इस तरह से युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी, युद्धोत्तर परिस्थितियां थी, उन्होंने फासिस्टवादी आंदोलन के लिए एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ऐसे में होता क्या है कि जब इस राष्ट्र इस तरह की घोर निराशावादी प्रवृत्तियों से गुजर रहा होता है, तो मुसोलिनी जैसा कोई उत्कट नेता, जो बहुत ही प्रभावशाली बातें करता है, इटली को ऊंचाइयों पर पहुंचा देने की, राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय शक्ति की बात करता है, तो जनता उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। और इस तरह का कोई महत्वाकांक्षी जो नेता होता है, वो तानाशाह बनने की स्थिति, उसके तानाशाह बनने की स्थितियां थोड़ी मजबूत हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में। और मुसोलिनी ने ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रोसोनी की नेशनल सिंडिकेलिस्ट पार्टी को भी अपने में मिला लिया। क्रांति और पुनरुत्थान के तीखे नारों का वो प्रवक्ता था, और उसने निर्धन जनता, जो कि सड़कों पर थी, हड़तालें हो रही थी, रोजगार नहीं थे लोगों के पास, तो ऐसे समय में जनता को वो अपना मसीहा नजर आया, और उसने जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। बहुसंख्यक कृषकों और मजदूरों में फासिस्टवाद की जड़ें बड़ी गहराई तक फैल गई, क्योंकि ऐसे समय में जब निर्धन जनता सड़कों पर थी, उनके पास रोजगार नहीं था, जो युद्ध से लौटे हुए सैनिक थे, उनके भविष्य का प्रश्न था। तो ऐसे समय में मुसोलिनी का जो प्रभावशाली जो प्रवक्ता वो था, प्रभावशाली बातें उसने की, इटली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देने की, देश की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देने की, राष्ट्रीय गौरव की बातें उसने की। तो ऐसे में बड़ी गहराई तक फासिस्टवाद की जो जड़ें हैं वो इटली में फैल गई। सिंडिकेलिस्ट पार्टी तब तक कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी थी, और उसे भी मुसोलिनी के क्रूर दमन का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उसको लगता था कि अगर साम्यवाद का प्रसार हो गया तो साम्यवादी पार्टियां यहाँ जड़ें जमा लेगी। तो इस तरह से उसने साम्यवाद को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि साम्यवाद से इटली की जनता डरती थी, इसलिए साम्यवाद को उसने ख़त्म कर दिया। देश में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ साम्यवादी अधिनायक तंत्र रूस में स्थापित हो ही चुका था, फ्रांस में भी श्रमिक आंदोलन शुरू हो चुका था, और इटली की गणतंत्रीय सरकार को भी इस बात का खतरा था कि वहाँ साम्यवाद न जड़ें जमा ले। तो इस तरह से इटली की सरकार भी नहीं चाहती थी कि साम्यवादी तरीके का जो शासन व्यवस्था है वो इटली में घर बना ले। तो इस तरह से इटली की जो गणतंत्रीय सरकार थी उसको भी साम्यवाद का खतरा था। तो इसलिए इस अराजकतापूर्ण वातावरण में, इस भय और निराशा के वातावरण में इटली को संभालने वाले एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। कम्युनिस्टों से निपटने के दौरान अनेक भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों के तत्व इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, जिसके कारण फासिस्टों का कोई संतुलित राजनीतिक दर्शन नहीं बन पाया। क्योंकि जैसा कि मुसोलिनी कहा करता था कि हम एक फासीवाद एक कार्यक्रम है, कोई दर्शन नहीं है हम, और वो एक अवसरवादी तरीके से अपना काम करता था। उनको लगता था कि उसका कहना था कि हमें कार्य करना है, बातें नहीं। तो इस तरह से वो एक प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी दल के रूप में उभर करके सामने आया, जिसने अपने विरोधियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ व्यक्तियों की सनकों और प्रतिक्रियावादी दुराग्रहों से ग्रस्त इस आंदोलन को इटली की तत्कालीन अनिश्चय और अराजकता की परिस्थितियों से बहुत अधिक पोषण मिला। जैसा कि हमने पहले बात की कि ऐसी अराजक और अनिश्चय की स्थिति में यदि कोई देश गुजर रहा है, जनता आर्थिक रूप से बदहाल है, आर्थिक स्थिति किसी देश की चरमरा रही है, तो इस तरह का कोई मजबूत नेता जो जनता को संभालने के दावे करता है, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के दावे करता है, तो उसकी बातों को जनता हाथों हाथ लेती है और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। और इसी क्रम में 20 अक्टूबर 1922 को काली कमीजें पहने हुए फासिस्टों ने रोम को घेर लिया, और इसी से डर करके
सम्राट विक्टर इमैनुअल को विवश होकर के मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने की स्वीकृति देनी पड़ी। मुसोलिनी ने 1925 में गणतंत्रीय सरकार को भंग कर दिया क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा यहीं तक रुकने वाली नहीं थी और उसने गणतंत्रीय सरकार को भंग करके पूरी शासन व्यवस्था इटली की अपने हाथ में ले ली और फांसीवादी दल की सरकार की स्थापना कर ली। 23 मार्च 1919 को स्थापित फांसीवादी पार्टी को मुसोलिनी के नेतृत्व में, अब जबकि उसकी सरकार बन चुकी थी, उसने पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी, अब अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का पूरा अवसर मिल गया। अब वो इटली की नीतियों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सकता था। फासिस्टों ने इटली के संविधान में मनचाहे कई परिवर्तन किए और ये परिवर्तन पार्टी और राष्ट्र दोनों को मुसोलिनी के अधिनायकवाद में जकड़ते चले गए। यानी मुसोलिनी अब ताकतवर बन गया और वो एक तानाशाह, इटली का तानाशाह बन बैठा। मुसोलिनी ने युद्धोत्तरकालीन जो दुर्दशा थी इटली की, उस दुर्दशा से इटली को बचाने का पूर्ण कार्य किया और इटली को पूरी तरह से फांसीवादी बना दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न विषम परिस्थितियां ही मुख्य रूप से इटली में फांसीवाद के जन्म का कारण बनी। फासिस्टों का ये निरंकुश तंत्र दूसरे विश्व युद्ध तक चलता रहा और क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था। पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था और दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था, क्योंकि वो समझता था कि मित्र राष्ट्रों ने उसको धोखा दिया है। जुलाई 1943 में मित्र राष्ट्रों ने इटली पर आक्रमण कर दिया। फासिस्टों का भाग्य चक्र बड़ी तेजी से उलटकर घूम गया और पार्टी की सर्वोच्च समिति के आक्रोशपूर्ण आग्रह पर मुसोलिनी को त्यागपत्र देना पड़ा और फासिस्ट जो सरकार थी, फांसीवादी सरकार थी मुसोलिनी की, उसका पतन हो गया। पहले विश्व युद्ध में ही धुरी राष्ट्रों, जिसमें थे शामिल जर्मनी, इटली और जापान, इन धुरी राष्ट्रों के पराजित होने के बाद उन पर वर्साय संधि की जो अन्यायपूर्ण शर्तें थी वो थोपी गई। अपने इस अपमान को का बदला लेने के लिए इटली में मुसोलिनी था, उसने फांसीवादी ताकतों का विकास किया था। उसके साथ ही जर्मनी में भी हिटलर ने फांसीवादी व्यवस्था का ही विकास किया। तो एक तरह से ये फांसीवाद का इटली से बाहर प्रसार था। हिटलर की विचारधारा को नाजीवाद कहा जाता है, लेकिन उसमें भी फांसीवाद जैसे ही गुण थे। मुसोलिनी ने कहा कि इटली भव्य परंपराओं वाला देश है और इसे अपना खोया हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठना है। मुसोलिनी का एक और प्रिय उक्ति थी कि फासिज्म निर्यात की वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अनेक देशों में जहां समाजवाद और संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ सक्रिय तत्व थे, फांसीवाद एक आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया। इसके बाद फांसीवाद इटली और जर्मनी की सीमाएं लांघकर पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, हंगरी और ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल जैसे कई देशों में फैल गया। 1939 में स्पेन में जनरल फ्रांको ने फांसीवादी शासन की स्थापना की। पुर्तगाल में पहले ही सालाजार का शासन स्थापित हो चुका था, जो कि इसी प्रकार का तानाशाही शासन था। इंग्लैंड में ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट और फ्रांस में एक्शन फ्रांकाइसे द्वारा इसकी नीतियों का अनुकरण किया गया। जर्मनी में नाजी, स्पेन में फेलगेलिज्म और दक्षिण अमेरिका में इसके कुछ सफल प्रयोग हुए। हिटलर तो फासिज्म का करता ही था। नाजीवाद के अभ्युदय के पूर्व स्पेन के रिवेरा और ऑस्ट्रिया के डाल्फस को मुसोलिनी का पूरा सहयोग प्राप्त था। सितंबर 1937 में बर्लिन, रोम धुरी बनने के बाद जर्मनी ने फासिस्टवादी आंदोलन की गति को बहुत तेज कर दिया था। जापान में भी ये विचारधारा 1932 से लेकर के 45 तक प्रबल रही, लेकिन 1940 के बाद से ही थोड़ा इसके प्रभाव में कमी आने लग गई थी। 1940 के बाद अफ्रीका, रूस और बाल्कन राज्यों में इटली की लगातार सैनिक पराजय ने फासिस्टवादी राजनीति को एक तरह से खोखला सिद्ध कर दिया। जुलाई
43 का सिसिली पर एंग्लो अमेरिकी आक्रमण फासिस्टवाद पर एक तरह से अंतिम और अंतकारी प्रभाव था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फांसीवाद का प्रभाव कम होने लग गया और आज फांसीवाद को एक घृणित शब्द के रूप में माना जाता है। एक तानाशाही, निरंकुश, बुरे और अत्याचारी शासन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये विवेकवाद, बुद्धिवाद, तर्कसंगतता, मानवीयता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवीय मूल्यों जैसे अच्छे मूल्यों का घोर विरोधी है। आज का युग लोकतंत्र का युग है। फांसीवाद के लिए आज कोई भी देश स्वतंत्रता और समानता जैसे मानवीय मूल्यों को तिलांजलि नहीं दे सकता। आज फांसीवाद को अपनाने का अर्थ है युद्ध मोल लेना और अपना और अपनी प्रजा का जीवन संकट में डालना। हालांकि देखें तो कुछ देशों में फांसीवाद के अवशेष अब भी विद्यमान है, लेकिन प्रजातंत्रीय भावना के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये था फांसीवाद का उदय और फांसीवाद का विकास किस तरह से हुआ। पार्ट 2 में हमने ये देखा। इसके पार्ट 3 में हम देखेंगे कि फांसीवाद के जो मुख्य सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं, जिनसे कि हम फांसीवाद को अच्छी तरह से समझ सकें। तो फांसीवाद का जो ये टॉपिक है उसको पूरी तरह से समझने के लिए इसके सभी पार्ट्स देखना ज़रूरी है, तभी समग्रता से हम फांसीवाद को समझ सकते हैं और इसके किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो उसका जवाब हम दे सकते हैं।